राजेश बगोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेकेएनसी लीडर हैं। सुमित शर्मा बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सोफिया कुरैशी पीडीपी स्पोकपर्सन हमारे साथ जुड़ गई है। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहला रुख करना चाहूंगी राजेश जी आपकी तरफ। जिस तरह जम्मू कश्मीर के लिए बजट का दिन बेहद अहम रहा और बड़ी उम्मीदें आवाम ने लगाई हुई थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि तमाम जो सवाल हैं वो बजट पर उठाए जा रहे हैं। चाहे पीडीपी की हम बात करें, अपोजिशन की बात करें, बीजेपी ने इसे सिर्फ एक रस्मी बजट बताया है और मायूसी इस पर जताई है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह इसे आवाम के हक में देखती है, किस तरह ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद है? सबसे पहले आम आवाम को इससे कितनी राहत मिलेगी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बहुत ही अहम टॉपिक के साथ जो है वो आप एक टॉपिक को लेकर आए हैं। तो बात कर रहे हैं कि इस बजट की जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो दूसरी बार जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने एज फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पेश किया, ये जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए जो है वो फायदेमंद है। तो रही बात आप कह रहे हैं कि अपोजिशन वो ठीक कर रही है, तो अपोजिशन का काम है कि गलतियां निकालना और जो अच्छी चीजें हैं उसका भी विरोध करना। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस मकसद से जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना था उस मकसद में जो है वो कामयाब हुई है। और जो लोगों के हित में जो फैसले जो लिए गए हैं इस बजट में, तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से जम्मू कश्मीर की सरकार का और खास तौर पर उमर अब्दुल्ला साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पीपल फ्रेंडली बजट जो है वो इस साल जो है वो पेश किया है। जी बिल्कुल, ठीक है। सुमित जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह बीजेपी के बयानात हमने सुने हैं, उनकी तरफ से मायूसी बजट को लेकर जाहिर की गई है और सिर्फ ये कहा है कि ये सिर्फ बड़े बड़े ऐलानात हैं और आवाम को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। किस तरह बीजेपी इस बजट को देखती है? क्या कुछ कमियां इस बजट में देखी जा रही है? इससे ज़्यादा बेहतरी किस तरह आवाम के हक में हो सकती थी? देखिए, सरकार चुनी जाती है, जो सरकार चुनी जाती है वो चुनी जाती है लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए। वो चुनी जाती है कि काफी देर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हुए थे। इलेक्शन नहीं होने की कई वजहें थी, जिनके बाद हालातों को देखते हुए, हालातों का जायजा लेते हुए यहाँ पे इलेक्शन जो थे वो मुहैया कराए गए। एक सरकार आई, एक चुनिंदा सरकार आई, वो सरकार जो आज से कई सालों से जम्मू कश्मीर में राज कर रही है। वो सरकार जिसने आज तक लोगों को कई बातों में, कई बजट्स आए, कई बातों में उनको सिर्फ लपेटने का काम किया। और जो आज आपके सामने पेश हो गया, ये बजट नहीं आया है, ये एक ऐसी बर्फी दी गई है जिस बर्फी को हम बेस्वादा बोलते हैं। इसका कोई स्वाद ही नहीं है, सिर्फ दिखावे की बर्फी। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में लोगों ने सरकार को किस लिए चुना? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लोगों के मुद्दे बड़े थे, मसले बड़े थे। आप देखिए, कई चीजों पे बजट में न डेली वेजरों के लिए कोई चीज की और फेस वैल्यू में उनको लगाया जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एनएचएम वर्कर्स रहे, जिनको ईसीआरपी हम कहते हैं, जिन्होंने कोविड वेरिएंट में काम किया। मैं कहता हूँ एक छोटा सा काम ही करके उन एनएचएम वॉरियर्स को ही आप थोड़ा बहुत कहीं एडजस्टमेंट दे देते अपने इस बजट में, तो शायद एक तबका तो खुश रहता। एसपीओ के मसले यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। मैं आपको बताऊं, आशा वर्कर्स है, मैं कहता हूँ कितना वर्क अछूता यहाँ पे रहा। आप बताइए, किसी के लिए खुशी की लहर आपने कहाँ दी? आपने बजट में क्या चीजें रखी? आपने वही चीजें रखी जनाब, जो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ पे दे रही है। आपने 200 यूनिट की बात की और अभी आप आगे थे कि यहाँ पे सोलर बिजली के सिस्टम से सब सेट हो जाएगा, तो वो तो होना ही है सर, वो तो सेंटर की स्कीम है। आपने यहाँ पे लोगों के विश्वास का बजट के तहत गला घोटा, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिसमें रहबरे खेल वाले थे, कई साल से वो लोग सफर कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी यार ये बजट होगा, इस बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ और सरकार देगी, कोई रियायत देगी, हमारे कुछ बच्चों को आगे लाएगी, उनकी नौकरियां हमारी परमानेंट क्या करेगी, कुछ सोल्यूशन होगा। लेकिन इस बजट में टोटली उनको अछूता कर दिया। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे बजट आया, जम्मू कश्मीर के अवाम उनका शुक्रिया करेगी। मुझे बताइए, जम्मू और कश्मीर के बच्चे भी हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ईसीआरपी एनएचएम में है, वो जम्मू के बच्चों से ज्यादा कश्मीर के हैं, तो क्या वो उनके लिए वो इनको बधाइयां देंगे? वो नहीं देंगे। जो यहाँ पे आपने देखा डेली वेजर्स है, जम्मू से ज्यादा कश्मीर में है।
जिनमें लैंड ओनर्स भी हैं, जिनका भी मसला अभी ठंडा ही रहा, जिनका तो कोई कसूर नहीं था, उनको उम्मीद थी कि हम 3200 या कितने हैं वो हमारा एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ तो करेंगे, उनको भी बाहर कर दिया गया। अब मुझे बताइए आपने किस फील्ड में आपने जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट को लाके जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, जो लोग हैं, जो रहबरे खेल के बच्चे हैं, जो हर विभाग है, जो आशा वर्कर्स है, जिन्होंने उम्मीदें लगाई, उन सबको आपने साइडलाइन कर दिया। सर ये दूसरा साल है आपका, आपने बोला कि हम लाखों बच्चों को नौकरियां देंगे, हमने वादे किए हैं, आप उन बच्चों को नौकरियां तो बाद में देंगे, पहले जो पहले के हैं उनकी भी कुछ एडजस्टमेंट कर देनी थी। उन बच्चे जो नए हैं जिनके लिए नौकरी की बात थी उनकी उम्मीदें भी जागेंगी, वो भी जागती, वो भी कुछ ना कुछ ऐसे करती। आपके पास एक कमेटी होती है, आप बैठते हैं, उसके बाद आप बजट के लिए आते हैं, तो क्या आपकी कमेटी को पूरी तरह से आपको गाइड नहीं कर रहे हैं? ये ऐसे कई मुद्दे ऐसे जो आपके पास नहीं है। उमर साहब के पास सारी डिटेल वाइज चीज थी, उम्मीद था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कोई अच्छा सा इसमें कोई एक पैकेजेस आते, वो बच्चे भी खुश होते, तो हम भी बोलते चलिए दूसरा ही साल था इनका, जबकि साल तो बहुत हो चुके हैं, इतने पीछे तो इन्हीं की सरकारें थी, ये आते हैं ये 11 साल का हिसाब हमसे मांगते हैं, लेकिन 11 साल से पहले इनकी सरकारें थी, लेकिन उस टाइम इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो स्वागत करती है, स्वागत नहीं करती सर। आज जम्मू कश्मीर में बजट पे उमर साहब एक मजाकिया हरकतें करने बैठ गए हैं। इलेक्शन से पहले टोपी खोली, इलेक्शन के बाद कान पकड़े, बस एंटरटेनमेंट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एंटरटेन हो रहा है। बजट में लोगों की उम्मीदें, सबकी नजरें वहां पे बैठी होती है और उम्मीद करते हैं उमर साहब से कि कुछ लफ्ज हमारे लिए ओके कर दीजिए, लेकिन अफसोस ये बजट हर बजट की पिछले बजट की तरह ही इन्होंने खाली अपने नाम क्रेडिट के लिए थोड़ा सा बता दिया, अदरवाइज कुछ इसमें नहीं मिला। जी बिल्कुल ठीक है सुमित जी। शौकिया जी कितना इत्तेफाक रखती हैं सुमित जी की बात से, तमाम जो तर्क है उनकी तरफ से रखे गए हैं, लेकिन पीडीपी का क्या रद्द अमल है बजट को लेकर? पीडीपी किस तरह देखती है, किस तरह ये बजट आवाम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है? जिस तरह सुमित जी की तरफ से कहा गया कि तमाम जो वायदे थे सरकार ने वो पूरे नहीं किए हैं और अब जिस तरह के ऐलानात किए गए हैं वो सिर्फ रस्मी नजर आ रहे हैं, हालांकि जिस तरह उम्मीदें आवाम ने लगाई हैं उसे ज़मीन पर उतरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी उम्मीदें आवाम की तरफ से लगाई गई थी, खासतौर पर नौजवानों की नौकरियों की भी बात थी। प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से आदाब। जी बिल्कुल। देखिए सदर, होता यूं है कि जब भी कभी बजट पेश होता है तो पूरी आवाम की नजरें जो होती हैं वो बजट पे रहती हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर इस बजट में होगा। और चूंकि 11 साल के बाद यहाँ एक सरकार बनी तो लोगों की उम्मीदें जो थी, उन्हें खुद भी उम्मीद थी कि हमने वोट देकर जिन्हें ऐवान में भेजा है वो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अफसोस कि ये बजट जो है ये किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। ये बिल्कुल सदफ जी ऐसा लग रहा था जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बजट बनाया और उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में थमा दिया, क्योंकि आप ये देखें कि इसमें जितनी भी स्कीम्स हैं वो 70 to 75% हमारी मरकज की स्कीमें हैं। तो बिल्कुल एनसी सरकार ने पुरानी दवा को नई शीशी में डाल के उसको लेबल बदल दिया, उसके थोड़ा सा नाम में फेरबदल कर दिया और ये अपना बजट पेश किया। देखिए आज भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बहस हुई। जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं फयाज मीर साहब, उन्होंने सिर्फ इस बात का उनसे जवाब मांगा, और हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपने ये कहा था कि 180 दिन में हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे तो उस वादे का क्या हुआ? देखिए कई डिबेट्स में मैं इनके एक एमएलए का जिक्र करना चाहूंगी। लारनी साहब ने एक दिन एक डिबेट में मुझसे कहा कि अगर 6 महीने में हमने यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दी, अपना वादा पूरा नहीं किया, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। लारनी साहब भी अब अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल एक रंगमंच के कलाकार की तरह कल कभी वो कान पकड़ रहे थे, कभी वो हंस रहे थे। आप देखें कि क्या उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मंशूर है हमें बनाना ही नहीं चाहिए था? इसका मतलब उन्होंने लोगों के जज्बात के साथ मजाक किया। क्या जो मजाक था? वो इतने बड़े ऐवान में कान पकड़ के ये बात कह रहे हैं कि मैं बहुत पछता रहा हूं कि मैंने क्यों हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब जो है उनके साथ मिलकर ये मंशूर बनाया। इसका मतलब है कि
उन्होंने अगर वो इस मंशूर को फाड़ दें तो नया इलेक्शन वो सिर्फ लोगों को ये कहेंगे कि हम अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय करें, हम अपने जो हमारे चहीते हैं हम उन्हें मिनिस्टर का जो है वो दर्जा दें, या फिर उनके चहेते जो बेटे हैं उनको स्टेट अवार्ड दें। तो ये जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इस जो भी बजट है, और वैसे भी जो हमारी एनसी सरकार है इनका कोई रोड मैप ही नहीं है। अब आप देखें एआईवाई को इन्होंने 6 सिलेंडर देने का फिर से एक वादा किया, और उसमें आपने देखा कि कल एनसी के मेंबरान जो है वो खुशी से किस तरह से टेबल पीट रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने इसमें कोई मियाद या मुद्दत का जिक्र किया? उन्होंने हमारे आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, उनके लिए कहा करेंगे, लेकिन क्या उसमें उन्होंने कोई डेट, कोई मुद्दत, कोई वक्त दिया? नहीं दिया। उन्होंने 6 महीने कहा था कि हम रिजर्वेशन की पॉलिसी को जो है वो सेटल उसको कर देंगे। तो क्या किया? वो 6 महीने तो यूं ही उनके निकल गए, आज दूसरा साल होने को है। क्या किया उन्होंने? देखें, वो अगर वो मैराथन में भागते रहते हैं ना, वो सिर्फ अपनी सेहत के लिए और किसी और चीज के लिए नहीं भागते हैं, बल्कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वो अगर भाग रहे हैं तो 12 सिलेंडर से भाग रहे हैं, वो अगर भाग रहे हैं तो मुफ्त राशन से भाग रहे हैं, वो 200 यूनिट बिजली से भाग रहे हैं, वो अगर भाग रहे हैं तो टेलीविजन से भाग रहे हैं, वो रिजर्वेशन से भाग रहे हैं, उन्होंने लाख नौकरियां देने का वादा किया था वो उससे भाग रहे हैं। देखिए, इस तरह से पल्ला झाड़ने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। 70 से 75 जो उन्होंने इसमें स्कीम्स है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, और उन्होंने इसमें इस बजट में बस अच्छा उन्होंने कहा कि हमने बच्चों के लिए इसमें कुछ रखा है, उनकी फीस माफ करने का। देखिए, जब उन्होंने इस बार मैरिज असिस्टेंस की स्कीम जो थी उसका उन्होंने 70,000 रुपए बढ़ा दिए, पहले वो कुछ कम होती थी, लेकिन आप ये माने कि उन लोगों की जो है ना चप्पलें घिस गई सोशल वेलफेयर के चक्कर काटते काटते। पहले तो उन्होंने ये कहा कि इसमें 8 पास होना जरूरी है। अब आप ये बताएं कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो तो खुद कमा सकते हैं, उन्हें मैरिज असिस्टेंट स्कीम की कहाँ जरूरत है? फिर उसको हटा दिया। लेकिन कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, उन्होंने कई दिन से अपने कागजात जो है वो जमा करवाए हैं, लेकिन इतने नून में नुक्ते निकाले जाते हैं कि उन्हें सोशल वेलफेयर के दफ्तरों के चक्कर काटने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। देखिए, क्या उन्होंने इस बजट में किसानों के लिए कोई बात की? हमारे बाइसन के वाकये के बाद यहाँ पे हमारे टूरिज्म सेक्टर को कितना कुछ सहना पड़ा, कितना हिट हुआ हमारा टूरिज्म सेक्टर। क्या उन्होंने उनके लिए कोई इस तरह की कोई स्कीम लॉन्च की? उन्होंने उनके लिए कोई ऐसी राहत दी? नहीं दी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो किसान क्रेडिट लोन है उसके माफ करने के लिए उन्होंने कोई भी बात नहीं की। देखिए, होता ये है कि फिर वो एक एमनेस्टी स्कीम दे दी जाती है, लेकिन वो लोन पे लोन होता है, यानी सूद दर सूद हमारे यहाँ के लोगों को चुकाना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ये इनका कोई भी रोड मैप नहीं है। ये जो बजट है ये विजनलेस और फ्रूटलेस है। जी बिल्कुल ठीक है। राजेश जी, जिस तरह दोनों ही पैनलिस्ट को आपने सुना और उनके मुताबिक जो भी बड़े ऐलान किए गए हैं, जो भी फायदे की बात की गई है, वो पहले से ही मरकज़ की जो स्कीमें चल रही हैं उनका हिस्सा है, और ये सीएम उमर की तरफ से कहा भी गया है कि ये मरकज़ की तरफ से इजाफी मदद मिल रही है, और उसी के तहत ये जो बड़े ऐलानात हैं एनसी ने वो किए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बजट पूरी तरह से जो एनसी के चुनावी वादे थे, चुनावी घोषणाएं थी, उन्हें पूरा करता है? बड़े अगर सेक्टर की हम बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम रोज़गार की बात करें या फिर किसानों के फ़ायदे की बात करें, इसके अलावा टूरिज्म को लेकर बात करें, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर इसके लिए क्या खास है? टूरिज्म पर कितना खर्च किया गया? आने वाले टाइम में किस तरह टूरिज्म में बदलाव और तरक्की हमें देखने को मिलेगी? 23,000 सरकारी नियुक्तियों की बात की गई है बजट में, लेकिन लाखों की बात की गई थी, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि ये दोनों जो पैनलिस्ट हैं बीजेपी और पीडीपी के, पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस सरकार का बजट जो है वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इनको अगर पसंद आएगा तो वो आता है भारतीय जनता पार्टी का बजट पेश हुआ होता तो उनको वो पसंद आता। और जो भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि जिस बजट जो है वो लोगों के हित में नहीं है, तो ये लोग हमें सिखाएंगे कि बजट कैसे बनाया जाता है और कैसे पेश किया जाता है और फेवर कैसे किया जाता है। जो लोग एक
मेडिकल कॉलेज को बंद करके ढोल बजाने वाले लोग ये हमें सिखाएंगे कि बजट कैसे पेश किया जाता है और बजट कैसे बनाया जाता है। ये बजट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया। ये फेलियर लोग हैं और ये बिल्कुल हताश हैं और इनको जो है इनका काम ही यही है कि फूट डालो और राज करो। और ये फूट डालने वाले लोग जो है कि हमें इनका सर्टिफिकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं चाहिए। और जो ये बजट है ये आम जनता से पूछिए कि उनको जो है वो कितना फायदेमंद है। आज ये कह रहे हैं कि डेली वेजरों पे कुछ नहीं किया है, कि आशा वर्करों को ये कहते। आज मेरी बात सुनिए कि जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में रही, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, इनको तब क्यों नहीं याद आए डेली वेजर? आज इनको याद आते हैं। यही लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी वाले और पीडीपी वाले हैं जिन्होंने इन डेली वेजरों के पीठ के ऊपर जो है वो लाठियां चलाई, उनको लाठियों से पीटा। ये हमें सिखाएंगे? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वायदे किए हैं उमर अब्दुल्ला साहब धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल पूरे कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो बजट हो चाहे वो नौकरियां जो है वो हमने निकाली, किसने कहा नहीं दी जा रही है। अभी जो है वो नौकरियां जो है वो निकाली गई है। पुलिस डिपार्टमेंट में 1815 पोस्टें जो है अभी रिसेंटली निकाली हैं, जो लोग अभी भी फॉर्म भर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो धीरे धीरे जो है वो हम जो हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने लिखा है कि वायदे किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। हमें इन दोनों पार्टियों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि ये हमें बताएंगे कि बजट कैसे पेश किया जाता है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है सुमित जी, जिस तरह अगर जम्मू को लेकर बात की जाए तो तमाम हमने प्रोटेस्ट भी देखे, नाराजगी भी बीजेपी लीडरान की तरफ से जाहिर की गई है। यहाँ तक कि जम्मू की जो आवाम है वो भी नाराजगी जाहिर करती आई है कि जम्मू के साथ सीएम उमर भेदभाव करते आए हैं और इस बार भी उनकी तरफ से यही किया जा रहा है। लेकिन क्या इस बजट में जम्मू के साथ इंसाफ हुआ है? जो भी फैसले हुए हैं क्या आप उसे बराबरी के तहत देख रहे हैं या फिर कुछ और बेहतर जम्मू के लिए किया जा सकता था, या इस बार भी भेदभाव की नज़र से देखा जा रहा है बजट के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पे एलसी के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनसे आप सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब वो कुछ देते हैं। सर उनको यही नहीं पता चल रहा है कि उनके जवाब के बस उनको 2-3 चीजें आती बोली, ये सिखाएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। ये वो डिबेट पे बैठे हुए सवाल पूछते हैं उनसे टूरिज्म के बारे में, टूरिज्म सेक्टर। वो उधर बैठ रहे हैं, अब ये हमें सर्टिफिकेट देंगे, ये यार वो डिबेट में बैठे हुए हैं, चैनल पे चैनल पे बैठे हुए हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। ये मत बताइए पीठ पे छुरी किए वो किए। तो अगर ऐसे छुरों वाली बात करेंगे तो डेली बेसिस ने लगाए थे अपने टाइम में, बैकडोर एंट्रीज इनकी तरफ से हुई थी। इनको पता होना चाहिए था इन्होंने क्या किया। 2014 में इलेक्शन से पहले 2013 में इन्होंने कहा था हम इनको पक्का करेंगे ताकि हम वोट बैंक खींचे, लेकिन इन्होंने उस टाइम क्या किया? उस टाइम अगर किया होता कुछ तो करना कुछ नहीं था। जिस पीडीपी की बात ये कर रहे हैं उस पीडीपी के साथ बैठ के गुप्कार बनाते हैं। आज वो बात कर रहे हैं वो शायद भूल चुके हैं, क्योंकि इनको सिर्फ 2-4 डायलॉग आते हैं, इनसे सर्टिफिकेट ले लेंगे, हमें बताएंगे अच्छा हुआ, ये चीजें नहीं चलती। आप डिबेट में बैठे हैं, आप ये देखिए कि आप खुद पूछिए इनको पूछे बजट में हुआ क्या क्या, बजट में दिया क्या क्या। इनको कुछ पता नहीं होगा कि बजट में क्या क्या चीजें हुई है। 3 चीजों में बात हुई है, 3 चीजों की ये चलिए छोड़िए इनका टॉपिक। बाकी बात है कि जम्मू और कश्मीर की बात आप कह रहे, जम्मू के लिए नाराजगी जो थी उमर साहब ने क्या किया, लेकिन जम्मू के लिए किया ही क्या आप मुझे बताइए। मैं जम्मू के साथ तो उन्होंने हमेशा से शुरू से नाइंसाफी करते आ रहे हैं, क्योंकि वो घबरा चुकी है इस टाइम, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं कि, क्योंकि वो कई बार तो पिछली बार भी उन्होंने यही चीज बोली कि मैं तो चाहता हूं कि इस्तीफा दे दूं, मेरे से बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं। तो उनकी नाराजगी है, जम्मू को छोड़िए उनके खुद के एमपी राहुल जी उनसे नाराज रहे, वो बोल रहे तुमने कश्मीर के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम ये कहते हैं जम्मू को तो उन्होंने नकार ही दिया। मेरी बात यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को लेते हुए, जम्मू कश्मीर जो मैंने मुद्दों पे आपसे बात की, जो मैंने डेली वेजर की बात की, आज ये बात करेंगे तो इन्हें पता होना चाहिए कि जो डेली वेजर थे उनकी जो बायोमेट्रिक थी वो भाजपा सरकार कर रही है। आपकी चाहिए 2014 में क्या दिया गया उनको, और 2022 में उनकी जो इंक्रीमेंट जो रही टाइम टू टाइम थोड़ा किया। हम ये नहीं कहते कि एनफ है, लेकिन उन लोगों को पहले आप सीएम अभी जब आए उन लोगों को एक राहत दिया जाती, एक राहत पैकेज सरकार दी जाती है। इनको ये नहीं पता इस बिना सरकार के काम नहीं होता है, ये चुनिंदा सरकार है, यहाँ पे इनसे काम नहीं हो पा रहा है, ये खुद कंफ्यूज है। ये वही चीजें कर रही है जो सेंटर कर रहे हैं उसको आगे रख रहे हैं, और जो समझ नहीं आ रही उस पर कान पकड़ रहे हैं। ये चीजें हो रही हैं।
ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैसे मैंने बोला कोविड वॉरियर्स के ECRP के जो बच्चे थे NHM के, वो तो जम्मू कश्मीर दोनों के हैं। जम्मू को तो इन्होंने पीछे रखा ही, लेकिन कश्मीर के बच्चों के साथ नाइंसाफी। अब मुद्दे क्या उठाते हैं, वहां उठते हैं और एक चीज के ऊपर असेंबली में भी डाइवर्ट किया जाता है, टाइम वेस्ट किया जा रहा है। असेंबली में, जम्मू असेंबली जो बैठी है जम्मू कश्मीर की, उसमें टाइम वेस्ट किया जा रहा है। मुद्दों पे एक बात नहीं हो रही है, लेकिन किन चीजों को तवज्जो दिया जा रहा है, इन चीजों की बात की जा रही है। आपने देखिए, इन्होंने बोला SRTC सेक्टर सारा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। बाहर के लोग जो यहाँ पे आएगा, तो जो बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, जो कुछ चुनिंदा इनकी अपनी कंपनीज होंगी जिनसे इनकी ज्यादा अपने ताल्लुक होंगे, उनको आगे प्रमोट करते जाएंगे हर चीज में। अभी भी आप देखिए, बोलते जम्मू के साथ कहां नकार रखी है, तो जम्मू में आपने देखा, मैंने पहले भी डिबेट में बोला, जो खिलाड़ी बच्चे थे वो जम्मू के कहीं नहीं है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। उससे क्या रहता है कि ये फूट डल जाती है उनके बच्चों में, आपस में जो है जम्मू और कश्मीर के बच्चों में लड़ाई। अभी देखिए पीर पंजाल का इशू उठा के, पीर पंजाल खित्ते की बात जो उठी, उस बात को उन्होंने कैसे डाइवर्ट कर दिया। वहां पे जनता को, जम्मू कश्मीर इकाई है, जम्मू कश्मीर एक है, उसमें आप लोग तोड़ रहे हो। पीर पंजाल का बच्चा हमारा बच्चा, वो वहां से बच्चा आता है तो GMC हॉस्पिटल में कभी कोई बीमार होता है तो हम उनके जो भी कोई होता है पेशेंट, तो जम्मू की इसमें आता है, हमें जी घूमने जाना है, हम उधर जाते हैं। पीर पंजाल के इतने अच्छे लोग, इतने लोग जो मतलब हर एक को साथ लेके चलते, उनके दिमाग में ये चीजें नहीं थी, वो भी डाल दी। मतलब आप तोड़ के राजनीति कर रहे हो, आप आपस में सबको बांट रहे हो, आप असेंबली में इन चीजों को डाइवर्ट करते हो। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा असेंबली लगी है लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए, और लोगों की बात को आवाज, एक MLA जो होता है ना, वो MLA रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोगों ने किस क्यों से उनको जिता के भेजा है, और जिता के भेजा है तो अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि बात तो सरकार में बैठ के ही की जाती है, सरकार चुनिंदा से। लेकिन हुआ कुछ नहीं रहा है, बस वहां पे वेस्टेज ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं वो किया जा रहा है। जो मेन मुद्दे हैं, मैंने बार बार कहा, बच्चों को उम्मीदें थी नौकरियों की, ये बोलते हैं कि हमने लाखों नौकरियों का अमाम लगाएंगे। आप लाखों मत लगाइए, आप 1000 ही लगाइए। आपने 12 सिलेंडर की बात की जनाब आली, मैं कहता हूं आपने 6 सिलेंडर दिए, हमें नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम मोहताज नहीं बनना चाहती, वो फ्री मुफ्त इन चक्रों में नहीं रहना चाहती। आज बिजली जब प्राइवेटाइजेशन हुई है तो वो पैसे दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम सरकार का, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, वो सबके साथ चलती है, जैसे बोलते कर रहे। लेकिन ये पैसा टैक्स का लोगों का होता है, तो उम्मीदें रहती हैं कि इसको उन्हीं के लिए अच्छी तरह यूज किया जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें नहीं की गई हैं। आप बताइए ना, कौन से सेक्टर में 6 सिलेंडर देने से पब्लिक खुश हो जाएगी? जनता को 6 सिलेंडर पे आप मोहताज कर रहे हो। आप उस पैसे को कुछ बच्चों की, जिनकी उम्मीदें हैं, जिनकी उम्रें निकल रही हैं, डेली वेजेस की तो उम्रें निकल गई बेचारों की, आधे से ज्यादा, कहीं मर गई, क्या हुआ क्या नहीं, इन्होंने बोला कि हम उनको करेंगे। ये कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कोई भी सीन ये नहीं करेंगे। हम आपको बता दें, ये सिर्फ समय की बर्बादी होगी। इनके कई लोग, मैं बार बार बोलूंगा, कई डिबेट्स में इनके जो बड़े बड़े यहाँ बैठते हैं NC के जो प्रवक्ता हैं, वो बोलते हैं हमें बिजनेस रूल दी जाए। हमारे पास बिजनेस रूल नहीं है, हमने कैसे करना है? मैंने इनसे एक ही सवाल हर डिबेट में पूछता हूं, और मैं यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट से, उनके MC के उनसे पूछता हूं, अगर बिजनेस रूल आपके पास नहीं था तो 2025 का जो बजट आया, जो पैसा आया, उसका हिसाब कहाँ है? दीजिए जनता के सामने कि आपने उनको कहाँ यूज किया, किन किन चीजों पे आया। वो 40,000 करोड़ जो आया वो कहाँ गया? बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग आपसे कहाँ नहीं दिए जा रहे? आप पहले हमसे कहाँ नहीं हो रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये जो पैसा बजट दिखा रहे हो, उनको लोगों के आगे भी बताइए ना। किसी का कुछ मसला, किसी की नौकरी, आज बच्चे रोडों पे, आप कहते हैं कि इन्होंने पीठों पे लाठियां मारी। जनाब ये बातें छोड़िए, आप ये सोचिए, जो लोग, जो बच्चे, जो युवा, जो बुजुर्ग पेंशन की बात कर रहे हो, आपने उनके लिए भी कुछ नहीं किया। बच्चों के लिए कोई नौकरियों का कुछ सिस्टम नहीं है। आप कहते हैं कि 22,000 नौकरियां लगा दी हैं, मैं कहता हूं उसमें थोड़ी देर के बाद आपको कैमरे दिखा देंगे, फिर वो बैठ जाएंगी। ऐसा बड़ी चीजें हो रही हैं। NC के प्रवक्ता, इन्हें खुद भी पता है, लेकिन आप एज ए पार्टी का बोल के कि एक पार्टी है तो वो क्या बताएंगे, हमें सर्टिफिकेट देंगे। जनाब सर्टिफिकेट नहीं, आप डन कराइए ना, आप कराइए कोविड वॉरियर्स का, करवाइए, आप करवाइए NHM के बच्चों का, आप कराइए रैबरे खेल का, आप कराइए आशा वर्कर का, डेली वेजर का, आप जी सामने कुछ। ठीक है सुमित जी, मैं लौटूंगी आप तक। शौक्य जी,
राजेश जी की बात को आपने सुना, उनके तर्क को आपने सुना, क्या आपको उससे संतुष्टि मिली? क्योंकि जिस तरह से सवाल मैंने किया टूरिज्म को लेकर, आवाम के फायदे को लेकर, घुमा फिराकर जवाब उनकी तरफ से दिया गया। और अब हाल ही की बात करें, आज भी असेंबली में हंगामा रहा और आज भी जो बात थी वो स्पेशल स्टेटस को लेकर उठाई गई। बीजेपी उसकी सख्त मुखालिफत कर रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि वो अब वापस नहीं आने वाला है और एनसी एक बार फिर से आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो सवाल है वो बजट को लेकर उठाए जा रहे हैं। लेकिन पीडीपी इसे किस तरह से देखती है? क्या पीडीपी स्पेशल स्टेटस की हिमायत करती है? जी, स्पेशल स्टेटस की भी सदर जी हिमायत करती है। हमें अपना स्टेटहुड भी चाहिए, हमें 35A और 370 भी चाहिए। देखिए, हमें जब एनसी ने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने अपने मंशूर में ये सब वादे किए थे, तभी तो उन्होंने लोगों से वोट लिया। अभी मेरे भाई जो एनसी के तर्जुमान हैं वो कह रहे थे कि हमें पीडीपी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कम से कम उन लोगों का तो तरस करें जिन्होंने आपको अपना कीमती वोट देके ऐवान में भेजा है। आपको तो उन लोगों का भी ख्याल नहीं है। आपके सीएम और आपके मिनिस्ट्रान, आपके एमएलए तो अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करने में लगे हुए हैं। क्या किया उन्होंने लोगों के लिए? अब ये जो उन्होंने जब सरकार में आए तो आप देखिए कि एवाई के लिए उन्होंने आज 6 सिलेंडर दिए और कितनी चंदी ऐसे राशन कार्ड हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया। और देख लीजिए आप सदर जी, जब ये 6 सिलेंडर देने को एक अमली जामा पहनाया जाएगा तब चंद राशन कार्ड होंगे जिन्हें ये 6 सिलेंडर मिलेंगे। क्या जब इन्होंने जब मंशूर बनाया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये सिलेंडर्स जो है ये सिर्फ एएवाई के लिए हैं? ये कहते कुछ है और करते कुछ है। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी है, या तो वो हमारे यहाँ के हॉर्टिकल्चर पे है या फिर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है हमारा टूरिज्म है। तो क्या किया इन्होंने टूरिज्म के लिए? कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम अलग अलग स्टेट्स में जाके दौड़ रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं और पेरिस की हसीन शामों को एंजॉय कर रहे हैं। वहां जाके कौन सा टूरिज्म इनकी वजह से वहां जाके बढ़ा? यहाँ तो तब भी फिर इक्का दुक्का टूरिस्ट आने लगे थे जब बाइसन का वाक़ा भी हो गया। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो हमारे बर्निंग इश्यूज थे उनके लिए एनसी सरकार ने कुछ नहीं किया। और जहां तक इन्होंने डेली वेजेस की बात की तो बिल्कुल हमने उनका बायोमेट्रिक जो है वो 70,000 के करीब उस वक्त हमारे मुलाजमीन थे और उनका हमने जरूर उनको रेगुलराइज कर दिया होता, लेकिन उस वक्त तक हमारी जो सरकार है वो नहीं रही। देखिए, किसी डिबेट में आकर बात करना आसान है, लेकिन उस बात को अमली जामा पहनाना मुश्किल है। जो हमारी सरकार है उसे ये तो सिर्फ ये कहते हैं हमें आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग ना हो तो आप यकीन माने इन्होंने ये काम भी नहीं किए होते। रूलिंग पार्टी का तो अपना एक है, उनके पास बजट है, उनके पास काम है, उन्हें तो लोगों ने अपना वोट देकर इसलिए भेजा होता है कि उन्हें आसाइश हो। लेकिन जब तक आपकी अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि अच्छा है पीडीपी जो है वो अपोजिशन में है, तब कहीं जाके अगर इक्का दुक्का काम हो रहे हैं तो वो सिर्फ हम जो चिल्लाते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आप कहते हैं कि बिजनेस रूल, आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस, बताएं जरा क्या किया उमर अब्दुल्ला साहब ने स्पेशल स्टेटस के लिए? कितनी बार आपने प्रोटेस्ट किया? कितनी बार आप सड़कों पे आए? अगर आपके अलायंस पार्टनर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो उस वक्त आप कहाँ थे? आप कहते हैं कि आपको वो बजट रास आएगा जो पीडीपी और बीजेपी बनाएगी। आपको इस बात का अंदाजा है कि आप कहते क्या हैं। अब आप देखिए, खुश करने में आप लगे हैं, कसीदे आप पढ़ रहे हैं, मौसम के हाल अहवाल आप बता रहे हैं और हमें कहते हैं कि हम उनको खुश कर रहे हैं। आप तो उनकी नाराजगी में एक लफ्ज नहीं बोलते कि कहीं हमारी मरकजी सरकार नाराज ना हो जाए। आप तो घुटनों पे आ गए उनके लिए। और इस वक्त आप उनके शुक्रिया अदा, सीएम साहब कह रहे हैं कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत हमें बजट में इजाफा किया। देखिए, आप जो कहते हैं ना, अब आप इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे एनसी के जितने लोग हैं उनके आपस के कोलो फैल में तजाद है। वो आपस में ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तर्जुमान कुछ कहते हैं, एमएलए कुछ कहते हैं, सीएम साहब कुछ कहते हैं, पहले टोपी उतार के वोट मांगते हैं
वो कहते हैं कि मेरी टोपी का ख्याल करो, मुझे वोट दे, और बाद में फिर लोगों से भी कहते हैं कि मैंने मंशूर बनाया ही क्यों था। तो आप लोगों से कहिए ना कि मैं मंशूर बना रहा हूँ अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए और अपने जो है मेरे चहीते उनको बहुत आगे तक पहुंचाने के लिए। और स्टेट अवार्ड जो है, स्टेट अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो। तो क्या किया है इस टीम में, इसको ये स्टेट अवार्ड दिया गया। देखिए, पंजाबी की एक कहावत है, अन्ना मंडे शिरदी मोड़ मोड़ अपनानो, यानी कि अंधा जो है वो रेवड़ियां बांटता है अपने ही लोगों को। तो इनका तो वही है, ये वही करेंगे। ये अगले साल फिर कहेंगे कि हम फिर 6 सिलेंडर देंगे, ये करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया, कोई इन्होंने एक मखसूस वक्त नहीं दिया है कि कितने वक्त में ये अपने काम जो इन्होंने कहे ये करेंगे। तो आप देखें कि टूरिज्म के लिए भी कुछ नहीं होगा। हमारी जितने मामला थे वो ऐसे ही रह जाएंगे और ये कहीं किसी और मुल्क में एंजॉय करने के लिए निकल जाएंगे। आप अभी कहा कि आपको पीडीपी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन आपको जरूरत है सर्टिफिकेट की, अपोजिशन की सर्टिफिकेट की और यहाँ की अवाम की सर्टिफिकेट की, जिन्होंने आपको अपना कीमती वोट देकर ऐवान में भेजा है। जी बेशक, ठीक है शुक्रिया जी। राजेश जी, बजट की बात तो थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, लेकिन अगर मैं एनसी के मैनिफेस्टो की बात करूं, उनके जो तमाम बड़े वादे हैं उन्हें पूरा करने की बात करूं, तो आप साफ साफ ये बता दीजिए कि कब तक एनसी की तरफ से वो वादे आवाम के लिए पूरे किए जाएंगे, चाहे हम फ्री बिजली की बात करें या फिर मुफ्त गैस सिलेंडर की बात करें, इसके अलावा लाखों नौकरियों की बात करें, क्योंकि सीएम उमर की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि अभी हमारा जो वक्त है सरकार का वो पूरा नहीं हुआ है और जो तमाम वादे हैं एनसी ने किए हैं उनको हम ज़रूर से पूरा करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 साल के लिए जो है वो मैंडेट दिया है और ये दूसरा साल है। और दूसरे सालों में आपको पता ही है, सभी जनता जानती है कि उमर साहब ने, उमर सरकार ने जो जनता के साथ जो वायदे किए थे वो एक एक करके जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। आप डेली वेजरों की बात कर रहे थे कि बायोमेट्रिक हमने करवाई, पीडीपी वाले कह रहे हैं कि हमने करवाई, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने, ये दोनों अपने मुंह मियां मिठू बन रहे हैं। तो अच्छी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेली वेजरों को रेगुलराइज अगर किसी ने किया है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया भी है और आगे भी करेंगे। और आपको पता है कि 300-350 के करीब जो है वो पीडीडी के डेली वेजर जो है वो हमने रेगुलराइज किए और 167 के करीब जो है वो भी हमने रेगुलराइज किए। और पीएचई के डेली वेजरों को भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो रेगुलराइज कर रही है और उसके लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन हम कर्म में विश्वास करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं, हम बातों में जो है वो बातों से नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनको पूछिए कि ये जो इनके प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के लिए अगर किया होता तो आज डेली वेजर जो है वो प्रोटेस्ट पे नहीं बैठते, वो लाठियां नहीं खाते इनकी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर, राजेश जी उन्होंने क्या किया वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरह जो बुनियादी वादे हैं और बड़े एनसी के वादे हैं वो, उसके लिए एनसी का क्या रोड मैप तैयार है, किस तरह वो वादे आवाम तक पहुंचेंगे, कब पूरे होंगे? जम्मू कश्मीर की जनता को पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में हर जिले में लोगों के टैक्स के पैसे का अपने आलीशान जो है वो ऑफिस बनाए, 5 जो स्टोरी इन्होंने अपने दफ्तर बनाए, बीजेपी की ऑफिस बनाए। अगर वही पैसा जो है वो डेली वेजरों को रेगुलराइज के लिए किया होता तो आज डेली वेजर जो है वो भूखे पेट नहीं सोते। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उमर साहब का, जिन्होंने उन डेली वेजरों की सूद ली और उनका दर्द को समझा, उनकी मुश्किलातों को समझकर उनको रेगुलराइज जो है वो किया। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, इनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इन्होंने आज तक क्या किया जम्मू कश्मीर की। राजेश जी, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आप आने वाले वक्त की, आने वाले दिनों की अगर बात करें तो उसमें एनसी का क्या रोड मैप तैयार है, किस तरह से जो आवाम के बुनियादी वादे हैं उन्हें एनसी पूरा करने जा रही है?
बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं पहले ही बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है वो 5 साल का मैंडेट दिया है, और इन 5 सालों में जो हमारे मैनिफेस्टो में जनता के लिए जो जनता के जो वादे किए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा करेगी, और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर 2029 में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएगी। फैसला जनता ने करना है। अगर लोगों के हित में फैसले लिए होंगे, लोग खुश होंगे, तो 2029 के जो अगला रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। चलिए ठीक है। सुमित जी, कितना संतुष्ट हुए हैं आप राजेश जी की बात से? क्योंकि एनसी का और उनकी भी बात करूं तो यही कहना है कि अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है और आने वाले वक्त में जो भी तमाम वायदे हैं एनसी के वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और नजर होते हुए आएंगे, और कहीं ना कहीं आवाम की भी यही उम्मीद है कि जो तमाम वादे हैं मैनिफेस्टो में खास तौर पर जो किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए। और अभी अगर स्पेशल स्टेटस की हम बात करें तो बीजेपी ने साफ कहा है कि ये गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला है। उसके बावजूद भी एनसी इस बात को उठाती हुई नजर आ रही है। सवाल पूछ रहे हैं जो बार बार आपने उससे बात की है, वो रोड मैप की आप बात कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं, वो डिबेट में नहीं, वो भाषण दे रहे हैं सिर्फ। तो डिबेट में बैठने का मतलब ये होता है कि आपने जो बात की थी कि टूरिज्म के सेक्टर की आपने बात की थी, तो टूरिज्म का यहाँ पे बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो चलता ही टूरिज्म पे है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जब बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे उससे क्या होता है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है। तो हम देखना ही पड़ेगा कि कहाँ से टूरिज्म को लोगों को बाहर जो बाहर के स्टेटों से यहाँ पे आते हैं उनके लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको मतलब जिससे कि वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आए, और यहाँ से ना केवल एक जम्मू के बल्कि कश्मीर के, जम्मू का भी उन्हें देखना है, कश्मीर के लोगों को मतलब जब टूरिस्ट आते हैं ज्यादा अट्रैक्टिव नेचुरल चीज है वो वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उस चीज को भी उन्हें देखना है। साथ में मैं आपको बता दूं क्यों हम हमेशा कश्मीर में तो चले जाते ही हैं, कश्मीर के अलावा जम्मू के कई डिवीजन है जहाँ पे टूरिज्म की बहुत जरूरत है, जिससे बनाया जाना चाहिए। देखिए भद्रवाह जो एरिया है, भद्रवाह एरिया में गोली डंडा एरिया है, वहाँ पे पदरी एरिया है, और ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई जगहें हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ किश्तवाड़ में भी, वहाँ पे भी एक मतलब बहुत प्यारी जगह है। क्या सरकार कभी उस चीज के बारे में नहीं देखती है कि वहाँ पे जाएं, और एक नाग देवता की जगह आती है वहाँ पे, और उस नाग देवता की जगह पे इतनी प्यारी सीनरी, उसको हम ऐसा बनाएं, कई जगहों पे हम झूले लगाएं, जैसे मतलब जो होता है इस तरह का सिस्टम बनाएं कि जिससे लोग जो है अट्रैक्ट रहे, लोगों को लुभाएं, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सिस्टम बढ़े। और राहत क्या है कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो बाकी हैं, उनके लिए भी कई जगहों पे राहत देने का कार्य किया जाए, जिससे कि वो भी राहत में रहेगी, तो टूरिस्ट के साथ भी मतलब एक सिस्टम से चलेंगे, जिससे कि लगेगा कि हम लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। देखिए वो सीएम है जम्मू कश्मीर के, और उनको देखना है, जो सीएम होता है वो अपनी स्टेट का राजा होता है, उसे देखना है कि मेरी प्रजा, मेरा आगे पीछे नेचुरल सौंदर्य चीजों का, टूरिस्ट कैसे अट्रैक्ट हो, हर चीज कैसे यहाँ पे रहे, उन चीजों को देखना है और उन्हीं चीजों पे आगे काम करना है। ये नहीं है कि अभी देखिए ना पहाड़ी इलाकों के रोड तक नहीं सही करा पाए हैं, 2 साल हो गए हैं इनको, लगातार दूसरा साल चल रहा है, तो उनके ऊपर अभी काम नहीं चल रहा है। कई जगहों पे पानी की पाइपें अभी तक नहीं पहुंची है। जनाब आप कैसे बोलेंगे कि आप लोग का दूसरा साल है तो 5 साल तक हम करेंगे, 5 साल के अंदर कुछ नहीं करेंगे। कई ऐसे एरिया है जहाँ पे पानी नहीं है, किश्तवाड़ के इतने एरिया है जहाँ पे अभी तक लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए लगातार फंड्स मांगे जा रहे हैं, लेकिन फाइलें अभी भी ओके अप्रूवल नहीं की जाती है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोगों की हालत खराब हो रही है, पहाड़ों पे बर्फें पड़ती है किश्तवाड़ में, भद्रवाह में, तो लोगों को पानी की मुहैया नहीं हो रही है सुविधाएं पूरी तरह से, लोग तरस रहे पानी के लिए, बिजली विभाग के लोग वहां पे तरस रहे, लाइट नहीं होती है। अब इन बेसिक चीजों पे भी तो वर्क कीजिए। उनके लिए देखिए ना कई जगहों पे तो इनके ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं, लाइटें नहीं है, लोग आज भी तरस रहे हैं, ना पानी की पाइपें, ना ट्रांसफार्मर लगे लाइटों के, तो ना रोड उनकी पूरी कनेक्टिविटी कर पाए लोगों के। एक इंसान जो बीमार होता है पहाड़ी इलाके में, वो कैसे नीचे तक आएगा? कुलथवाड़ा का एरिया है किश्तवाड़ का, मैं आपको बताऊं, वहां के लोगों की हालत देखिए, वहां के लोगों की देखिए वो कैसे कहां तक नीचे, उनके पेशेंट कोई बीमार होता है वो नीचे लाते लाते तक बेचारा देखिए भगवान भरोसे ही आता है। तो ये चीजों पे वर्क करना है, उन चीजों को ओके करवाना है। 2 साल हो गए, छोटी छोटी चीजों को करने से चीजें होती हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ 5 साल का मैंडेट लेके बैठ जाएंगे और 5 साल के बाद बोलेंगे हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हम तो कुछ कर नहीं पाए, और लोग बेचारे फिर इनकी जो बातों में आएंगे और सोचेंगे यार क्या करें, अब कहाँ जाएं। लेकिन उम्मीद है कि जो बजट सेशन चला गया है, इसके अलावा भी अगर उन्हें लगता है कुछ कमी पेशी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट
उसके पास जाके वहां से पैसे के लिए कीजिए। इन चीजों को आगे रखिए, इन फाइलों को आगे रखिए। बच्चों के ये जो जितने भी मैंने आपको बताए, जितने भी ये NHM है या जो भी आपने देखे, जितने मैंने बोला डेली विजन है, जो भी, चलिए इनकी बातों को भी आगे रखिए। लेकिन जो आम जनता की सुविधा है, जो आम जनता चाहती है कि रोड हो, पानी हो, बिजली हो, इन 3 चीजों को किश्तवाड़ एरिया में अभी भी मैं आपको बताऊं, वैसे कई पहाड़ी इलाका एरियाज है, किश्तवाड़ में बहुत ज्यादा हालत खराब है। लोगों को पानी नहीं पूरा प्रॉपर मिल पा रहा है और उनकी फाइलें रखी गई आगे, लेकिन वहां पे उसके ऊपर कोई अमलो जामा नहीं बनाया जा रहा। चीफ मिनिस्टर साहब, हमारी MLA वहां की जो है, उसने भी बेचारी ने बात की है वहां पे, उसने भी बोला कि हम पानी के लिए वहां पे रख रहे हैं, लेकिन हमारी फाइलें ओके नहीं हो रही है। तो इन चीजों को असेंबली में आपके सामने बोला जा रहा है, उन चीजों को कीजिए, लोगों को उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। जी बिल्कुल, ठीक है। शौकिया जी, लास्ट छोटा रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। 2 साल बीत चुके हैं, आप भी जानती हैं, और PDP ने भी बढ़ चढ़कर तमाम जो मुद्दे थे वो उठाए हैं, चाहे हम स्टेटहुड की बात करें, स्पेशल स्टेटस की बात करें या आवाम के हक की बात करें। 2 साल बीत चुके हैं, 3 साल हालांकि अभी बाकी हैं। जिस तरह NC कहती है कि आपको लगता है लोगों के जो वायदे हैं, उम्मीदें हैं, वो आने वाले वक्त में पूरी हो पाएंगी, क्योंकि अब CM उमर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मरकज से उन्हें इजाफी मदद मिल रही है और मरकज का साथ मिल रहा है। देखिए जादव जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि अवाम ने हमें वोट दिया है सिर्फ PDP की गलतियां गिनवाने पे। तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि PDP ने ये किया, PDP ने ये किया, यानी कि अगर हमने कुछ किया तो क्या आप उससे दुगनी गलतियां करेंगे? आप अपना काम करें, आप अवाम को वो राहत पहुंचाएं। आप देखें कि इस वक्त जो असेंबली हॉल था उसमें एक हमारे ऑनरेबल MLA थे फयाज साहब, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, इतना ये लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो और ये बार बार कहा जाता है आप 4 हैं, आप 4 हैं। अरे आप लोग 4 से इतना घबराते हैं, और आपकी नाकामी का जो जवाब है ना, वो आपको बड़गाम की सीट से मिल गया होगा। अगर आप इस वक्त रिजाइन करते हैं और सभी निशस्तों पे इलेक्शन करवाते हैं तो रिजल्ट आपके सामने इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है लोगों के मफाद की बात जो मैं करूंगी, जो कि बिल्कुल हमारे NC ने या हमारी किसी भी जमात ने नहीं वहां पे बात की। हमारे यहाँ के जो कश्मीरी बच्चे हैं, हमारे शॉल वेंडर्स हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक 18 साल नौजवान ताबिश जो था, उसकी किस तरह से बेदर्दी से उसकी मार पिटाई की गई। पहले भी मैंने कई एक डिबेट्स में कहा है, आज भी मैं ये बात कह रही हूँ कि जिस तरह से बाहर यहाँ हमारे बिहारी आते हैं, असम के लोग आते हैं या पंजाब से लोग आते हैं, उनकी सिक्योरिटी का ये बंदोबस्त रहता है कि शाम के बाद उन्हें कहा जाता है कि आप ज्यादा देर शाम को बाहर न जाएं। तो जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाता है, तो कश्मीरी जहां जहां भी हैं उन्हें उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कोई बंदोबस्त किया जाना चाहिए। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब तो कहते हैं हम उनको वापस बुला लेंगे। अरे जब वापस बुलाएंगे, यहाँ कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं कि आप उनसे काम करवाएंगे? यहाँ अगर वो सर्दियों में जाके अपनी मजदूरी बाहर कराते हैं, आपने कौन से यहाँ उनके लिए फैक्ट्रियां लगाई हैं, या आपने कौन से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में यहाँ कंपनीज को रखा है जो उन्हें काम देगा? देखिए, वो बातें बहुत करते हैं लेकिन उन्हें अमली जामा नहीं पहनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ की जो हमारी जो अवाम परेशान है उसका ख्याल रखना चाहिए। और कहीं ये बार बार कहते हैं कि अभी हमारे पास 5 साल है, 5 साल है। मुझे तो लगता है फिर ये जानबूझ के ये कर रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। ये शायद 4 साल ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर आखिरी साल में लोगों को ऐसे ही अजियतें पहुंचाते रहेंगे 4 साल में, और 5वें साल में कहेंगे नहीं जी अब हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड, तो अब आप हमें फिर से वोट दीजिए। लेकिन लोग जो है वो अब समझते हैं, क्योंकि यहाँ का वोटर जो है वो स्मार्ट हो गया है। जो जो आपने वादे किए उसमें से आपने कुछ भी पूरा नहीं किया, तो इस उम्मीद में ना रहें कि आप अपने आखिरी साल में उसको पूरा करेंगे और 4 साल तक लोग जो हैं वो ऐसे ही परेशानियां उठाते रहेंगे। अगर आपसे नहीं बन पड़ता है काम तो आप छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना कि कुर्सी तो है, उड़न तश्तरी तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? तो उधर जाइए, आप अपना मंशूर फाड़ दीजिए लोगों के सामने और एक ट्रांसपेरेंसी लाइए। आप कहते हैं हमने दिल्ली से बात की, हमने स्टेटहुड की बात की, हमने ये काम किया। इसमें आपके काम में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी रोड मैप आपके पास नहीं है।
अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको लोगों के सामने लाइए, तभी कुछ हो सकता है। और जहां तक ये बात है कि आपको हमारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, हम बोलते रहेंगे, लोगों के हक की बात करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम अपोजिशन में हैं तो हमारा ये सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि हम आवाज उठाएं और आवाम के लिए बात करें। जी बेशक, ठीक है शौकिया जी, हमारी आज की इस खास चर्चा में इतना ही। लेकिन राजेश जी, सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।